इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाती हैं। इस चित्र में देख सकते हैं कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड लाइंस आउटर की तरफ होती हैं, वहीं जबकि चार्ज नेगेटिव होता है तो फील्ड लाइंस चार्ज की तरफ होती हैं। यह फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूस होती हैं और कभी ब्रेक नहीं करती। फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंड होती हैं, और अगर सेम चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से रिपल करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, और अगर सिर्फ एक ही पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस हमेशा इन्फिनिटी में एंड होती हैं। और हमने देखा था अपनी पुरानी वीडियोज़ में कि किसी भी पॉइंट P जो कि चार्ज R से R दूरी पर हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के द्वारा P पॉइंट पर होती है, E बराबर KQ/R²। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर हम किसी छोटे से एरिया डेल्टा S को इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल में रख दें तो हम देखेंगे कि उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जो कि होगा E डेल्टा S। उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पानी की धार बह रही है और इसमें हम कोई रिंग या पाइप बीच में डालकर यानी धार की जस्ट नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर रखेंगे तो हम देखेंगे कितना पानी सुरंग या पाइप से होकर गुजर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में उसे हम फ्लक्स कहेंगे। बस पानी की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना ज़रूरी है। पर अगर आप रिंग को थोड़ा सा डिग्री पर घुमाएंगे और देखेंगे कि पानी की धार उसमें से बहनी थोड़ी कम हो गई, यानी पानी का रिंग से बहना उसी रिंग और पानी के बीच एंगल पर निर्भर करता है। और अगर रिंग 90 डिग्री पर होगी तो पानी सबसे ज़्यादा बहेगा, और अगर 90 डिग्री से कम या ज़्यादा होगी तो पानी रिंग से कम बहेगा। यह रिंग के 90 डिग्री का तात्पर्य उसके सरफेस एंगल से नहीं है। रिंग को 90 डिग्री रखने पर रिंग के सरफेस एंगल और पानी की दिशा के बीच एंगल 0 होगा। याद रहे, सरफेस की दिशा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो फ्लक्स को हम इस तरह से डोनेट करते हैं। फ्लक्स बराबर E डॉट डेल्टा S, यानी होगा E डेल्टा S कॉस थीटा। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल है। अगर आपको सरफेस का डायरेक्शन नहीं पता हो तो वो हमेशा नॉर्मल होता है। जैसे कि यह सरफेस है तो इसकी दिशा होगी इस तरफ, यानी सरफेस की जस्ट नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मानकर चलते हैं कि किसी स्फीयर के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और हम देखेंगे पूरे स्फीयर की चारों तरफ कुल कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। इसको निकालने के लिए हम पहले स्फीयर को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और इसकी किसी भी छोटे से हिस्से को हम डेल्टा S कहते हैं, और उसे एक छोटे से एरिया से फ्लक्स जो निकल रहा होगा उसकी वैल्यू होगी फ्लक्स बराबर E डॉट डेल्टा S, और वो होगा E डेल्टा S कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच और इस छोटे से एरिया के बीच का एंगल है, जो कि होगा 0। अगर हम पूरे बॉल के थ्रू के फ्लक्स को निकालना है तो इसी तरह के छोटे छोटे एरियाज के थ्रू फ्लक्स को हम ऐड कर लेंगे, और नेट फ्लक्स होगा समेशन ऑफ ऑल डेल्टा S E डेल्टा S कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इसे बाहर रख लेंगे क्योंकि सभी जगह पर यह एक समान है। फ्लक्स की और एरिया की दिशा एक ही होगी, यानी उसके बीच एंगल 0 होगा और कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E इंटू समेशन ऑफ ऑल डेल्टा S, और सभी डेल्टा S की वैल्यू यानी पूरे स्फीयर की एरिया की वैल्यू होती है, और वो होती है 4πr²। तो फ्लक्स होगा E इंटू 4πr², और हम E की वैल्यू Q/4πε0r² रखेंगे, और सॉल्व करने पर हमें फाइनल फ्लक्स की वैल्यू होगी Q/ε0। इसी तरह से यह पता चलता है कि अगर स्फीयर के अंदर चार्ज 0 होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। यानी आसान भाषा में कहें तो अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं हो तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा, चाहे वो किसी भी रूप या आकार में हो। इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जहां चार्ज सरफेस के अंदर ना हो। हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर को हम रखते हैं। पता करेंगे कि सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सिलेंडर को हम देखते हैं, इसके 3 एरियाज हैं S1 S2 और S3। इस थर्ड एरिया S3 के थ्रू फ्लक्स होगा E डॉट S3, यानी ES3 कॉस थीटा। इसमें S3 एरिया की जो डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इस एरिया के से फ्लक्स होगा 0, क्योंकि cos 90 बराबर 0 होता है। अब बात करते हैं S1 के थ्रू फ्लक्स की, और वो होगा ES1 कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और S1 की दिशा एक दूसरे से अपोजिट है, यानी उनके बीच एंगल 180 डिग्री है, तो फ्लक्स होगा ES1 cos 180, और cos 180 बराबर होता है -1, तो फ्लक्स होगा -ES1। इसी तरह S2 एरिया की बात करते हैं तो उसके थ्रू फ्लक्स होगा E डॉट S2। इन दोनों के बीच एंगल 0 है क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, जिससे फ्लक्स निकल कर आएगा ES2 cos 0, और वो होगा ES2। तो नेट फ्लक्स पूरे सिलेंडर के थ्रू होगा सारे एरिया
से जो फ्लक्स निकलता है उन सब का जोड़, यानी फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3 का जोड़, और वो होगा माइनस ES1 प्लस ES2 प्लस 0। जैसा कि S1 S2 बराबर है, यानी दोनों एरिया सेम है, तो नेट फ्लक्स होगा 0। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फॉलोइंग फिगर आर EX इज इक्वल टू A रूट एक्स, EY EZ is equal to 0, in which A is equal to 800. Calculate the flux through the cube, B the charge within the cube. Assume that A is equal to 0.1 मीटर। इसी क्वेश्चन को हिंदी में समझो तो विद्युत क्षेत्र अपव्यय EX बराबर A रूट एक्स, EY EZ बराबर 0 है, जिसमें A बराबर 800 है। ज्ञात कीजिए घन से गुजरने वाला फ्लक्स, B घन के भीतर आवेशन परिकलन, और A बराबर 0.1 मीटर मानिए। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, वो भी x दिशा में, और अन्य दिशा में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए फ्लक्स z और y की दिशा की सरफेस से 0 होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि फ्लक्स की दिशा और सरफेस की दिशा के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स हमेशा 0 होता है। इसी क्वेश्चन में भी आप रख के दे सकते हैं, फ्लक्स z बराबर होगा EX SA cos 90, यानी z की दिशा में फ्लक्स 0 होगा। इसी तरह y की दिशा में फ्लक्स होगा, फ्लक्स y बराबर EX SA cos 90, और वो होगा 0। इसमें SA मतलब ऊपर है नीचे सरफेस एरिया से है। तो बात करते हैं फ्लक्स लेफ़्ट और राइट वाले सरफेस में। जैसे कि लेफ़्ट वाला सरफेस ओरिजिन से a दूरी पर है, यानी x बराबर a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया गया है और x के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी। तो लेफ़्ट वाले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी EL बराबर a रूट एक्स, यानी x बराबर a रखने पर a रूट a होगी। इसी तरह राइट वाला सरफेस ओरिजिन से a प्लस a की दूरी पर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ER बराबर a रूट एक्स, और x बराबर 2a रखने पर वैल्यू होगी a अंडर रूट 2a। तो हमें लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई है। तो हम निकालेंगे लेफ़्ट साइड वाले पर फ्लक्स, और वो होगा EL डॉट डेल्टा S, यानी EL डेल्टा S कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है, क्योंकि सरफेस की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा विपरीत है। तो फ्लक्स होगा EL डेल्टा S कॉस 180, यानी माइनस EL डॉट डेल्टा S। डेल्टा S की वैल्यू a स्क्वायर रखने पर फ्लक्स निकल कर आएगा माइनस EL a स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड वाले पर सरफेस का फ्लक्स होगा ER डॉट डेल्टा S। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की दिशा के बीच एंगल 0 है, और थीटा बराबर 0 रखने पर आएगा ER डेल्टा S कॉस 0, यानी ER डेल्टा S। डेल्टा S की वैल्यू रखने पर फ्लक्स होगा ER a स्क्वायर। तो नेट फ्लक्स पूरे क्यूब के थ्रू से होगा फ्लक्स L प्लस फ्लक्स राइट, यानी ER a स्क्वायर माइनस EL a स्क्वायर, और निकलेगा ये a स्क्वायर ER माइनस EL। लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखने पर फ्लक्स निकल कर आएगा, और a की वैल्यू रखने पर फाइनल आंसर होगा 1.05। हालांकि गॉस थ्योरम के अनुसार अगर चार्ज अंदर नहीं हो तो फ्लक्स 0 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के पर वेरिएबल है और फ्लक्स क्यूब के थ्रू 0 नहीं है। इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ चार्ज क्यूब के अंदर है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो रही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जिसमें क्वेश्चन पूछता है क्यूब के अंदर चार्ज क्या होगा। जैसे कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है, तो हम सिंपली गॉस थ्योरम लगाएंगे, जो होती है फ्लक्स बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बराबर फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रखने पर हमें Q की वैल्यू होगी 9.27 इंटू 10⁻12। अब बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर किसी एक सरफेस में चार्ज कुछ इस तरह से है, जैसे Q1 Q2 Q3, तो इसे हम डिस्क्रीट चार्ज कहते हैं, यानी टुकड़ों में बटा हुआ चार्ज। और उस सरफेस के पूरे चार्ज को हम आसानी से ऐड कर लेते हैं, उसका नेट चार्ज हो जाता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। पर कहीं यह चार्ज बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस होता है, इसको हम ऐड नहीं कर सकते अलग अलग करके। इसके लिए हम जैसी सरफेस होती है उसी के हिसाब से उसकी चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, और वो क्या होती है यह समझते हैं। जैसे कि यह एरिया है और इसमें चार्ज कंटिन्यूस है, हम एक छोटे से एरिया की बात करते हैं, इसे हम डेल्टा S कहेंगे, और पूरा चार्ज इसका हमें मालूम है Q है, तो इस छोटे से एरिया के चार्ज को डेल्टा Q कहेंगे। जैसे कि एरिया है तो चार्ज डेंसिटी होगी डेल्टा Q बराबर डेल्टा S, और क्षेत्रफल की चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डोनेट करते हैं। यह बताता है कि कितना चार्ज छोटे से क्षेत्र पर है। इसी प्रकार अगर चार्ज किसी लंबी सी तार पर फैला हो तो हम उसके छोटे से लेंथ को डेल्टा L से डोनेट करेंगे, और इस डेल्टा L में पूरे चार्ज का कितना हिस्सा है उसे हम डेल्टा Q कहेंगे, और लंबी तार पर फैले हुए चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा कहेंगे, और वो होगा डेल्टा Q बाय डेल्टा L। और अगर Q चार्ज वॉल्यूम में फैला हो तो हम इसे छोटे से वॉल्यूम डेल्टा V को लेते हैं, और डेल्टा V में कुल चार्ज का डेल्टा Q होगा,
और वॉल्यूम पर फैले चार्ज डेंसिटी को हम रो कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है रो बराबर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी। इन सभी चार्ज डेंसिटी की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी दी जाती है और उसका एरिया का प्रकार दिया जाता है, जैसे कि लाइन में है, वॉल्यूम में हो या फिर सरफेस में है। जैसे कि लाइन चार्ज डेंसिटी दी गई हो तो चार्ज कुछ इस तरह से हम निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू बराबर लैम्डा डेल्टा एल। पूरे चार्ज निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं और वो होता है क्यू बराबर लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एल। इसी तरह क्षेत्रफल हो तो कुल चार्ज होगा क्यू बराबर सिग्मा इंटीग्रेशन डेल्टा एस, और अगर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम का हो तो कुल चार्ज होगा क्यू बराबर रो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम में हमने सीखा था कि अगर इनसाइड चार्ज जीरो हो तो सरफेस या वॉल्यूम के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, वहीं अगर नेट इनसाइड चार्ज क्यू हो तो फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि यह एक स्फीयर है यानी गोलाकार और इसके अंदर चार्ज क्यू है तो इसके थ्रू फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, जो सरफेस के बाहर पी पॉइंट पर होगी। पी पॉइंट की दूरी स्फीयर के सेंटर से आर है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। इस आर दूरी पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस मानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्चुअल स्फीयर के सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम जानते हैं कि अगर चार्ज सेंटर पर रखा हो तो उसके सरफेस पर सभी जगह एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसे ई कहेंगे। सरफेस के छोटे से एरिया डेल्टा एस से फ्लक्स होगा ई डॉट डेल्टा एस, जो निर्भर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच के एंगल पर, और वो होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। सरफेस के छोटे से एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जीरो होगा क्योंकि दोनों की दिशा सेम है, तो फ्लक्स होगा ई डेल्टा एस कॉस जीरो और वो निकल कर आएगा ई डेल्टा एस। पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डेल्टा एस। ई सेम है सभी सरफेस पर, इसलिए यहाँ पर यह कांस्टेंट होगा और डेल्टा एस का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो फ्लक्स होगा बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा कि गॉस लॉ के अनुसार अगर कोई भी एनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यह बराबर होगा ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर होगा ई क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो हमने यह देखा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो हम उसे एक गॉसियन सरफेस बनाकर निकाल सकते हैं गॉस लॉ अप्लाई करके। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पी पर एक लॉन्ग वायर के थ्रू जो कि पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस तरफ होगी। इसके लिए हम इस लेंथ वायर के दो डिफरेंट एंड से स्मॉल पोर्शन A1 A2 लेते हैं और उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट दिशा फाइंड करते हैं। हम देखेंगे कि टॉप वाली स्मॉल पोर्शन A2 से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कुछ इस तरह होगी और उसके एक्स और वाई कंपोनेंट कुछ ऐसे होंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि बॉटम वाले पोर्शन A1 से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस प्रकार होगी और उसके एक्स और वाई कंपोनेंट कुछ ऐसे होंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों पोर्शन के वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सिर्फ एक्स दिशा में होगी, वो भी आउटसाइड, और यह हर एक पॉइंट जैसे P या Q किसी भी R दूरी पर हो उन सब पर होगा। अब हम जानते हैं कि पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की मदद से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक गॉस सरफेस बना लेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स दिशा में ही होगी तो इसके S1 S2 सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि इन दोनों सरफेस की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के बीच एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स S3 सरफेस में ही होगा और इस सरफेस की किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और सरफेस की दिशा के बीच एंगल जीरो होगा और वो निकल कर आएगा फ्लक्स बराबर E2 पाई आर एल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बराबर होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यह क्यू नेट चार्ज है इस पूरी वायर के जो सरफेस के अंदर है, तो यह बराबर होगा E2 पाई आर एल बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करने पर E निकल कर आएगा क्यू बाय 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज डेंसिटी दी गई हो तो यह क्यू बराबर होगा लैम्डा एल के। इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगा पी पॉइंट पर लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज प्लेन शीट के थ्रू पी पॉइंट पर, और यह बहुत ज़्यादा यूज होता है कैपेसिटेंस के चैप्टर में। इस चार्ज प्लेन शीट पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अगर हम इसमें कोई छोटा सा एरिया ए लेते हैं उससे जो चार्ज होगा वो होगा क्यू बराबर सिग्मा ए। अब बात करते हैं कि अगर इसी चार्ज शीट से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम गॉस थ्योरम अप्लाई करके कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यह है कि यह प्लेन शीट बिल्कुल वर्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक चार्ज के द्वारा एक्स दिशा में ही होगी। अब अगर हमें
पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपने देखा है। इस गॉसियन सरफेस को हम S1, S2, S3 में बांट देंगे। जैसा कि S3 सरफेस की डायरेक्शन y डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की x दिशा में, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो इसके थ्रू फ्लक्स 0 होगा। अब इस गॉसियन सरफेस में नेट फ्लक्स S1 एरिया S2 एरिया के थ्रू ही होगा, यानी नेट फ्लक्स होगा फ्लक्स S1 के थ्रू प्लस फ्लक्स S2 के थ्रू, और वो होगा E डॉट ए प्लस ई डॉट ए, दोनों ही सरफेस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन 0 होगी, तो नेट फ्लक्स होगा ई ए कॉस 0 प्लस ई ए कॉस 0, यानी 2EA। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इस पूरे गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स होता है QA बाय एप्सिलॉन नॉट। और जैसा कि QA बराबर होता है सिग्मा ए, तो ये फ्लक्स की वैल्यू बराबर होगी 2EA बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब दो पैरेलल चार्ज प्लेन शीट के थ्रू निकालना हो। इससे पहले अभी तक हमने देखा कि सिंगल चार्ज प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यह चार्ज शीट पॉजिटिव हो तो आउटवर्ड होती है, अगर यह चार्ज नेगेटिव हो तो इनवर्ड होती है। अब हम जानेंगे कि अगर दो प्लेन जी चार्ज रख दी गई हो वर्टिकली, तो पॉइंट P1, P2 और P3 के में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले पॉइंट P1 की बात करते हैं। इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वहीं जबकि नेगेटिव चार्ज प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी और वो भी होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और दिशा अपोजिट है, इसलिए दोनों प्लेटों के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब बात करते हैं पॉइंट P2 की। इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और नेगेटिव शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा एक ही है, इसलिए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल कर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं पॉइंट P3 की। P1 की तरह इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी और वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वहीं जबकि पॉजिटिव प्लेन शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर हैं और दिशा अपोजिट है, इसलिए दोनों प्लेटों के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दोस्तों, वाई नॉट ऐप को जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपको बहुत सी वीडियोस और लेसन्स मिलेंगे जिनसे आपको तैयारी करने में और टॉपिक को समझने में बहुत मदद मिलेगी।